प्रिय छात्रों, यूनिट 3 में इसके पहले हम लोगों ने 2 वीडियो लेक्चर देख चुके हैं, फिर डिस्कशन हो चुका है। पहले वीडियो लेक्चर में लैटिस वाइब्रेशन की जनरल टर्मिनोलॉजी के बारे में डिस्कशन पूरा किया गया था और अब सेकेंड लेक्चर में मोनोएटॉमिक लैटिस वाइब्रेशन को डिस्कस किया गया था। मोनोएटॉमिक लैटिस वाइब्रेशन मीन्स एक वन डायमेंशनल चेन को इमेजिन करते हुए जिसमें एक ही तरह के एटम हो, उसको मोनोएटॉमिक लैटिस चेन कहेंगे। और उसमें हम लोगों ने डिस्पर्सन रिलेशन पहले डिराइव किया था और फिर डिस्पर्सन कर्व ड्रॉ किया था और फिर डिस्पर्सन रिलेशन के आधार पर लॉन्ग वेवलेंथ लिमिट एंड एट द बाउंड्री ऑफ द फर्स्ट ब्रिलियंट जोन पे ग्रुप वेलोसिटी क्या होगी, फेज वेलोसिटी क्या होगी और डिस्पर्सन कर्व किस शेप का होगा, ये सारी डिस्कशन किए थे। अब सिमिलर डिस्कशन हम लोग को करना है डाई एटॉमिक लैटिस वाइब्रेशन में। और तो डाई एटॉमिक लैटिस वाइब्रेशन के लिए अब यहाँ पर एक लैटिस चेन लेंगे, पर उस लैटिस चेन में 2 तरह के एटम होंगे। मतलब एक प्रिमिटिव सेल में 2 एटम या 2 लैटिस पॉइंट होंगे, जिसे हम डाई एटॉमिक लैटिस कहेंगे। डाई एटॉमिक लैटिस वाइब्रेशन के संदर्भ में भी हमें वही सारे डिस्कशन करने हैं जो हम लोगों ने मोनो एटॉमिक लैटिस वाइब्रेशन के लिए किया था। तो अब इसमें आगे बढ़ते हुए ये जो फिगर है, ये फिगर डाई एटॉमिक लैटिस को शो कर रही है। इसमें 2 तरह के एटम्स हैं, एक बड़े साइज का एटम है, दूसरा छोटे साइज का एटम है। जो बड़े साइज का एटम है उसको हम लोग M1 से डिनोट करेंगे और जो छोटे साइज का है उसे M2 से डिनोट करेंगे। तो ये डाई एटॉमिक लैटिस हुआ। 2 तरह के एटम है इसमें और 2 सिमिलर एटम के बीच में लैटिस कांस्टेंट A माना गया है। 2 सिमिलर एटम के बीच में लैटिस कांस्टेंट A है एंड ये डायरेक्शन को शो कर रहा है, वेव प्रोपगेशन के डायरेक्शन को, जिसे हम वेक्टर K से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पर भी उसी तरह से हम लोग को डिस्प्लेसमेंट लेना है जैसे हम लोगों ने मोनोएटॉमिक के केस में लिया था। तो क्योंकि यहाँ पे 2 तरह के एटम्स हैं तो इसलिए 2 तरह के प्लेन की को इमेजिन किया जा सकता है। एक प्लेन जो कि यूएस, जो बड़े साइज के एटम के लिए जो प्लेन बनेगा उसका डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए यूएस है, तो उस वैसे ही सिमिलर प्लेन के लिए मतलब बड़े साइज के एटम M1 एटम के लिए यूएस अगर ये है तो ये US+1 होगा और ये US-1 होगा। उसी तरह जो स्मॉल साइज एटम है जिसका मास M2 कंसिडर किया हुआ है, उसके लिए मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट Vs है, तो उसका जो नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर होगा वो Vs+1 हुआ और इधर जो होगा वो Vs-1 होगा। इस तरह से एक ये डायटोमिक लैटिस चेन, वन डायमेंशनल डायटोमिक लैटिस चेन माना गया है और इसको आधार बनाते हुए हम लोग डिस्पर्शन रिलेशन को डिराइव करेंगे और जो रिलेशन यहाँ पे होगा वही 3 डायमेंशनल लैटिस के लिए भी ट्रू होगा। तो आप जब अलग अलग बुक्स को देखेंगे, सो रिफर करेंगे, तो ये जो नोटेशन है ये आपको कहीं कहीं अलग अलग दिख सकता है। जैसे ये जो हमने लिया है फिगर, इसमें M1 को US से और M2 को VS से डिनोट किया गया है। तो US का जो नेक्स्ट होगा नियरेस्ट नेबर वो VS और VS-1 होगा। इसी तरह जब हम VS को देखेंगे तो VS का जो नियरेस्ट नेबर नियरेस्ट नेबर हुआ वो US+1 और US हुआ। किसी किसी बुक में आप देखेंगे कि इस तरह की फिगर मिलेंगी कि अगर ये US है तो इसको ही हम US+1 वहां पे लिखा होगा और इधर ही US-1 लिखा होगा, मतलब U और B को सेपरेट नहीं किया हुआ है। तो किसी बुक में आपको ऐसा भी मिल सकता है, पर जो भी लिखा हो उसी के अकॉर्डिंगली ऐसा आप फिगर ड्रॉ करेंगे, उसी के अकॉर्डिंगली फिर आपको अपना डिस्कशन आगे बढ़ाना है। तो चूंकि हमने इस तरह का फिगर लिया हुआ है यहाँ पे कि एटम जो बड़े साइज का एटम है जिसका मास ज्यादा है वो M1 है, छोटे साइज का M2 है। So M1 is greater than M2 and the distance between the two same atoms is small a। कहीं कहीं आप ये भी देखेंगे कि ये 2 के बीच में स्मॉल a माना होगा तो ये वाला डिस्टेंस 2a हो जाएगा। तो जैसा भी फिगर है उसी के फिगर के अकॉर्डिंगली ही आपको आगे इक्वेशंस लिखने होंगे। तो यहाँ पे 2 एटम्स इन एट बेसिस हो गया M1 and M2 and M1 is greater than M2, interatomic distance for the similar atom is a
एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फर्स्ट प्लेन, m1 प्लेन को हमने u से डिनोट किया है और m2 प्लेन को v से डिनोट किया है। तो ये सारी चीजें हैं जो इस फिगर के लिए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। जिस तरह से हम लोगों ने मोनो एटॉमिक लैटिस में इक्वेशन ऑफ मोशन लिखा था, बिल्कुल सेम पैटर्न पे यहाँ भी इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन, अब यहाँ पे दो इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे, एक तो यूएस के लिए लिखेंगे, दूसरा वीएस के लिए लिखेंगे। तो जब यूएस के लिए लिखेंगे तो ये m1 d2, इक्वेशन ऑफ मोशन मीन्स कि यूएस प्लेन पे फोर्स क्या होगा, जो वाइब्रेशनल फोर्स है लैटिस वाइब्रेशन का, वो फोर्स क्या होगा। तो वो जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है उसी के हिसाब से फोर्स इज इक्वल टू के एक्स वाले फॉर्मूले से ही यहाँ पे ये इक्वेशन लिखा गया है, फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स, इसलिए यहाँ माइनस आ जाएगा। तो m1 d2 यूएस dt स्क्वायर, मतलब कि यूएस प्लेन पे क्या फोर्स है और उसका मास m1 है तो इसलिए यहाँ m1 आएगा। और फिर स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट c हुआ, और फिर डिस्प्लेसमेंट। तो जो नियरेस्ट डिस्प्लेसमेंट है, थोड़ा सा आप रिकॉल कीजिए उस फिगर को जो अभी हमने पिछले स्लाइड में दिखाया था। यूएस के एक साइड में vs है और उसके दूसरे साइड में vs माइनस वन है, तो इसलिए यहाँ पे vs माइनस यूएस एंड प्लस vs माइनस वन माइनस यूएस, तो इसलिए ये बन जाएगा vs प्लस vs माइनस वन माइनस टू यूएस। ये एक इक्वेशन हो गया, एक इक्वेशन ऑफ मोशन हुआ फॉर द फोर्स ऑन द एसेट प्लेन। उसी तरह से फॉर मास m2 के लिए क्या होगा, मतलब मास m2 का मतलब कि जिसका डिस्प्लेसमेंट हम लोगों ने v से डिनोट किया है, तो इसलिए यहाँ पे m2 d2 vs dt स्क्वायर आएगा। और थोड़ा सा रिकॉल कीजिए तो vs के एक साइड में us था और vs के आगे की साइड में us प्लस वन है, तो यहाँ पे c us प्लस वन प्लस us माइनस टू vs, ये एक्चुअली है us प्लस वन माइनस vs एंड प्लस us माइनस vs, तो वो जब हम इकट्ठा करते हैं टर्म्स को तो ये माइनस टू vs हो जाता है। तो ये दो इक्वेशंस हो गए जो इक्वेशन ऑफ मोशन से फॉर द मास m1 एंड m2। फिर हम इसका जो सोल्यूशन होगा, ये डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ, तो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसका जो भी सोल्यूशन होगा वो सोल्यूशन ट्रैवलिंग वेव के फॉर्म में होगा। और ट्रैवलिंग वेव में एक टाइम डिपेंडेंट पार्ट होता है और एक स्पेस डिपेंडेंट पार्ट होता है। जो टाइम डिपेंडेंट पार्ट होता है वो माइनस आई ओमेगा टी से रिप्रेजेंट करते हैं, ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी, और जो स्पेस डिपेंडेंट है वो ई टू द पावर आई एस के ए। तो टोटल मिला करके यूएस इज इक्वल टू यू ई टू द पावर आई एस के ए माइनस आई ओमेगा टी। और सिमिलरली अगर s की जगह s माइनस वन लिखेंगे, मतलब s माइनस वन प्लेन, तो यहाँ पे s की जगह s माइनस वन हो जाएगा, s प्लस वन लेंगे तो यहाँ पे s की जगह पे s प्लस वन हो जाएगा। और उसी पैटर्न पे हम लोग vs को भी डिफाइन करेंगे, तो vs इज इक्वल टू v ई टू द पावर आई एस के माइनस आई ओमेगा टी एंड सिमिलरली vs माइनस वन एंड vs प्लस वन। तो ये सारे इक्वेशंस हैं जो वैल्यूज हैं यूएस की और वीएस की ऑन द डिफरेंट प्लेन, मतलब कि एस प्लेन पे ये होगा, एस माइनस वन प्लेन पे ये होगा एंड सो ऑन। तो इन वैल्यूज को हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। तो जब हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एक थोड़ा सा मॉडिफिकेशन यहाँ भी करेंगे, क्योंकि यूएस इज इक्वल टू इतना है, तो अगर हम इसका डी टू यूएस डी टी स्क्वायर निकालेंगे तो ये माइनस एम ओमेगा स्क्वायर के टर्म में आता है। तो उसे भी हम यहाँ पे डी टू यूएस डी टी स्क्वायर की जगह हम उसे भी यहाँ माइनस ओमेगा स्क्वायर यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम इसे सब्स्टिट्यूट कर दें, यहाँ पे जो टाइम डिपेंडेंट पार्ट था डी टू यूएस बाई डी टी स्क्वायर, तो उसे जब हम दो बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस ओमेगा स्क्वायर यूएस आएगा, तो उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया। और दूसरा इक्वेशन जो वीएस का था वहां भी सिमिलरली ओमेगा स्क्वायर वीएस सब्स्टिट्यूट कर देंगे। और ये चीजें वैसे की वैसी हैं, तो ये दीज आर द इक्वेशन 3 एंड 4। तो अब हम यहाँ पे क्या करना है हमें कि यूएस वीएस वीएस माइनस वन टू यूएस, तो ये जितने टर्म्स हैं जिनको हम लोगों ने पिछले स्लाइड में डिफाइन किया था इन टर्म्स ऑफ द ट्रैवलिंग वेव, उसके टर्म्स में हम उसे सब्स्टिट्यूट करेंगे इन इक्वेशंस 3 एंड 4। तो वो सारा सब्स्टिट्यूशन कर दीजिए। तो पहले ये वाला इक्वेशन ले, इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड साइड में माइनस एम वन ओमेगा स्क्वायर यूएस की जगह पे u e to the power i s k minus i omega t रख दिया। और राइट हैंड साइड में c कॉमन है, देन vs की जगह पे रखेंगे v e to the power i s k minus i omega t प्लस vs माइनस वन।
तो वी एस माइनस वन की जगह वी ई टू द पावर आई एस माइनस वन के ए माइनस आई ओमेगा टी, फिर माइनस टू यू एस है तो यहाँ पे माइनस टू यू ई टू द पावर आई एस के ए माइनस आई ओमेगा टी। तो ये सिंपल मैथमेटिक्स है, इसमें हमने सब्स्टिट्यूशन कर दिया। अब यहाँ देखिए हर टर्म में यू टू द पावर ई आई एस के माइनस आई ओमेगा टी ये हर टर्म में कॉमन है, तो उसे कॉमन लेके उसे डिवाइड कर देंगे दोनों साइड, तो वो कैंसिल हो जाएगा टर्म और ये इक्वेशन हमारी थोड़ी सी सिंप्लीफाई हो जाएगी। तो इसके लिए हम करेंगे माइनस एम वन ओमेगा स्क्वायर, इसको e टू द पावर आई एस के ए माइनस ओमेगा टी से डिवाइड करेंगे, क्योंकि कहीं पे u है कहीं पे v है, तो जैसे मोनोएटॉमिक में हमने u को भी डिवाइड कर दिया था क्योंकि हर जगह ही u था, पर यहाँ पे ये डायटोमिक है तो किसी टर्म्स में u है और किसी टर्म्स में v है, इसलिए हम इसको u से डिवाइड नहीं करेंगे बल्कि केवल इस वाले फैक्टर से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने पे यहाँ माइनस एम वन ओमेगा स्क्वायर u बचेगा और विद इन ब्रैकेट c तो कॉमन है ही, फिर यहाँ e टू द पावर आई एस के माइनस ओमेगा टी चला जाएगा तो केवल v बच जाएगा, और यहाँ पे v e टू द पावर माइनस आई के, क्योंकि s वाला पार्ट और आई ओमेगा टी पार्ट चला जाएगा, और यहाँ पे भी ये वाला पार्ट चला जाएगा तो केवल 2u बचेगा। तो इसको थोड़ा सा और अगर मैनिपुलेट करें, रीअरेंज करें, तो माइनस एम वन ओमेगा स्क्वायर यू और v को भी कॉमन ले लें यहाँ पे तो cv, और 1 प्लस ई टू द पावर माइनस आई के, ये एक टर्म हो गया जो कि v के रिस्पेक्ट में है, और दूसरा टर्म c को हम यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस टू यू सी। तो ये जो इक्वेशन नंबर 5 है ये एक लीनियर इक्वेशन हो गया जिसमें टू वेरिएबल्स हैं, वन वेरिएबल इज u एंड अदर वेरिएबल इज v। तो इस जैसा ये इक्वेशन लिखा हुआ है बिल्कुल इसी तरह से हमने इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूशन किया और फिर उसको रीअरेंज किया, उसी तरह से इक्वेशन नंबर 4 में भी सब्स्टिट्यूशन करेंगे और उसको रीअरेंज करेंगे, तो हमें ये इक्वेशन मिल जाएगा माइनस एम टू ओमेगा स्क्वायर वी सी यू ई टू द पावर आई के ए प्लस वन एंड माइनस टू वी सी। तो हमें दो इक्वेशंस और मिल गए 5 एंड 6। अब इन इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन क्या है, ये दोनों इक्वेशन लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन है जिनमें टू वेरिएबल्स है u एंड v। अब इन दोनों इक्वेशन को हम दोबारा से थोड़ा रीअरेंज करेंगे इस तरह से कि u के सारे टर्म्स एक साथ हो जाए और v के सारे टर्म्स एक साथ हो जाए। तो पहले वाले इक्वेशन को देखें, तो u को अगर हम इस साइड में ले आएंगे तो हमें क्या मिलेगा 2c माइनस एम वन ओमेगा स्क्वायर, और u को कॉमन ले लेंगे। वैसे ही अगर हम v को भी इस साइड लाएं तो ये माइनस हो जाएगा माइनस c और 1 प्लस ई टू द पावर माइनस आई के और v। तो ये इक्वेशन नंबर 5 को 7 की तरह लिखा। उसी तरह हम इक्वेशन नंबर 6 को भी लिखेंगे, तो पहले u का लिखेंगे, तो u के लिए हम इसको इस साइड लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस c ई टू द पावर आई के ए प्लस वन, और बाहर u रहेगा, और v को भी ले आएंगे तो वो भी हो जाएगा 2c माइनस एम टू ओमेगा स्क्वायर v इज इक्वल टू 0। तो इसमें क्या किया था हम लोगों ने, सबसे पहले इक्वेशन ऑफ मोशन लिखा था u के लिए अलग और v के लिए अलग, जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया, सेकंड स्लाइड में ही बता दिया कि अलग अलग बुक में आपको अलग अलग तरह का की फिगर दिखेगी। जो फिगर हमने यहाँ पे शो किया है ये डेरिवेशन उस फिगर के हिसाब से है, मतलब कि दो तरह के एटम्स हैं, नेचुरली एक हैवियर एटम होगा दूसरा लाइटर एटम होगा, सो m1 इज द हैवियर एटम एंड m2 इज द लाइटर एटम। तो m1 को हमने माना कि उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो us है, और जो लाइटर एटम m2 है उसका डिस्प्लेसमेंट v है, vs है। तो फिर उसके अकॉर्डिंगली क्योंकि हमने u और v को डिफरेंट कर दिया, तो u के बाद जो नेक्स्ट u आएगा उसको us प्लस वन कहेंगे, और दूसरे साइड में जो आएगा उसको us माइनस वन कहेंगे। उसी तरह से v के नेक्स्ट जो आएगा उसको vs प्लस वन कहेंगे और दूसरे साइड में vs माइनस वन कहेंगे। कुछ बुक्स में आप देखेंगे कि वो एक ही डिस्प्लेसमेंट लिख, फिगर वैसी बनी होगी कि एक ही डिस्प्लेसमेंट है, मतलब u, और u के बाद जो v है उसको ही us प्लस वन कह देते हैं और दूसरे साइड को us माइनस वन कह देते हैं। तो फिगर में जो भी चीजें बनी हुई हैं उसी हिसाब से यहाँ इक्वेशन ऑफ मोशन लिखा गया है। जैसे हमने शुरू में क्योंकि u और v को अलग माना है इसलिए हमने दो इक्वेशन ऑफ मोशन में us और vs लिखा है। कुछ बुक्स में आप देखेंगे, जैसे एम ए वहाब की बुक है तो उसमें आप देखेंगे तो यूएस है, यूएस के बाद जो लाइटर एटम होगा वो यूएस प्लस वन कहा जाएगा। तो जब आप लाइटर एटम के लिए लिखेंगे तो अगर इसको यूएस लिखेंगे तो इसको फिर यूएस प्लस वन, यहाँ वीएस आएगा ही नहीं क्योंकि वहां पे वीएस को नहीं माना गया है। तो जैसा फिगर होगा उसी के हिसाब से यहाँ डेरिवेशन करना है।
मेन चीज ये है कि दो इक्वेशन ऑफ मोशन लिखने हैं। एक इक्वेशन ऑफ मोशन जो होगा वो m1 पार्टिकल के लिए होगा और जो दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन होगा वो m2 पार्टिकल के लिए होगा। तो इस तरह से दो इक्वेशन ऑफ मोशन है और उन्हीं के आधार पे हम आगे आगे बढ़े हैं। और जो सोल्यूशन है वो ट्रैवलिंग वेव का होगा, इसलिए सोल्यूशन विल बी लाइक u e to the power i s k minus i omega t। और फिर इसको रीअरेंज करते करते हम लोग इक्वेशन नंबर 7 एंड 8 पे पहुंच गए। तो अब जो हमारे पास चूंकि टू वेरिएबल्स है u एंड v, और ये जो आपको ये पता है कि जितने वेरिएबल्स होते हैं उतनी इक्वेशंस चाहते हैं उसको एग्जैक्टली सॉल्व करने के लिए, सोल्यूशन पाने के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं u एंड v और ये दोनों लीनियर होमोजेनियस इक्वेशंस हैं। तो इनका अगर हमें सोल्यूशन निकालना है तो उसका तरीका यही होता है कि द डिटर्मिनेंट ऑफ द कोफिशिएंट विल बी 0। ये हम लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ा है कि ये u है, ये v है, ये भी u है, ये भी v है। तो इसका सोल्यूशन कैसे निकलेगा कि द डिटर्मिनेंट ऑफ द कोफिशिएंट विल बी 0। तो इसके कोफिशिएंट क्या है, एक कोफिशिएंट ये हो गया, इसका कोफिशिएंट ये है, फिर ये है और फिर ये है। तो इनमें देखिए थोड़ा सा सिमिलैरिटीज भी है, इन टर्म्स में थोड़ी सिमिलैरिटीज भी है। तो इसको अब हम डिटर्मिनेंट को 0 करेंगे। डिटर्मिनेंट है u और v, u और v के कोफिशिएंट्स हैं ये। तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, मतलब फर्स्ट इक्वेशन का जो पिछले में मतलब इक्वेशन नंबर 7 एंड 8 था, तो 7 इक्वेशन फिर ये 8 इक्वेशन से ये आ गया और इसको हमें 0 करना है। तो ये डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। तो इसको जब 0 करेंगे तो डिटर्मिनेंट की का क्या होता है, मतलब अगर ये है डिटर्मिनेंट तो दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस माइनस दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस इज इक्वल टू 0। तो यही डिटर्मिनेंट को जब हम 0 करेंगे तो यही इसमें आएगा। तो इसको अगर हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व करें तो 2c माइनस m1 ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2c माइनस m2 ओमेगा स्क्वायर एंड देन माइनस दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए एक टर्म आएगा, इसमें से 4 टर्म्स आएंगे। जब दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 टर्म्स आएंगे। एक तो 4c स्क्वायर हो जाएगा, दूसरा m1 ओमेगा स्क्वायर 2c माइनस m1 ओमेगा स्क्वायर 2c और एक होगा माइनस m2 ओमेगा स्क्वायर 2c। तो ये दूसरा और तीसरा टर्म हो गया। और चौथा टर्म होगा माइनस माइनस प्लस m1 m2 ओमेगा टू द पावर 4। तो ये पहला टर्म हमने यहाँ पे लिख दिया, जो चौथा टर्म हमने बोला वो उसको हमने पहले लिख दिया m1 m2 ओमेगा टू द पावर 4। फिर 2c मल्टीप्लाइड बाई माइनस m2 ओमेगा स्क्वायर एंड 2c मल्टीप्लाइड बाई माइनस m1 ओमेगा स्क्वायर। तो इसमें जो कॉमन है वो क्या है, 2c ओमेगा स्क्वायर कॉमन है माइनस 2c ओमेगा स्क्वायर। तो माइनस 2c ओमेगा स्क्वायर को कॉमन लेके ब्रैकेट में m1 प्लस m2 बच जाएगा। और फिर एक टर्म ये बचेगा, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4c स्क्वायर। तो 4c स्क्वायर को अभी ऐसे ही रहने दीजिए, उसको अभी आगे देखेंगे। और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन वहां पे एक माइनस है, मतलब दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस ब्रैकेट माइनस दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस। तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, लेकिन जो एक और माइनस है बीच में उसकी वजह से यहाँ माइनस ही आएगा। तो e टू द यहाँ पे देखिए अब यहाँ भी चार टर्म आएंगे, e टू द पावर आई के ए और e टू द पावर माइनस आई के, ये दोनों मिल करके 0 हो जाएगा। तो e टू द पावर 0 हो जाएगा, e टू द पावर 0 का मतलब 1। तो एक टर्म 1 आएगा और 1 इंटू 1 ये भी एक टर्म आएगा, तो 1 1 2। तो 1 प्लस 1 2, एक 2 हो जाएगा, ये 2 हमने कॉमन निकाल लिया तो ये 2 है। और दूसरा टर्म क्या होगा, दूसरा टर्म होगा यहाँ से e टू द पावर आई के ए मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस e टू द पावर माइनस आई के मल्टीप्लाइड बाई 1, मतलब e टू द पावर आई के ए प्लस e टू द पावर माइनस आई के। तो इसको जब सॉल्व करेंगे मतलब साइन और थीटा के टर्म में लिखेंगे तो इसमें से आएगा 2 cos के ए, 2 cos के ए आएगा और c स्क्वायर तो रहेगा ही। तो माइनस, क्योंकि वो माइनस वहां आना है इसलिए यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस 2c स्क्वायर cos के ए टर्म आएगा। और एक टर्म आएगा माइनस 2c स्क्वायर, क्योंकि 1 और 1 जुड़ करके यहाँ 2 हो जाते हैं, लेकिन वो जो माइनस 2c स्क्वायर यहाँ से आएगा, यहाँ पे एक ऑलरेडी 4c स्क्वायर है, तो 4c स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर होके प्लस 2c स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे साइन प्लस हुआ और 2c स्क्वायर एंड 1 माइनस cos के ए। तो ये आप करके देख लीजिएगा, सिंपल मैथमेटिक्स है। तो ये इक्वेशन आ जाएगा। ये इक्वेशन कैसा इक्वेशन है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन ओमेगा स्क्वायर, मतलब ओमेगा स्क्वायर का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे लिखते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है।
लेकिन यहाँ पे x की जगह पे हम ओमेगा स्क्वायर अगर रखेंगे तो यहाँ ओमेगा पावर 4 है एंड देन ओमेगा, मतलब इसको ओमेगा स्क्वायर को अगर हम x मान लें तो ये x हो गया, ये x स्क्वायर हो गया और ये विदाउट x, ये इस तरह का इक्वेशन है। और इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको पता है कि जो रूट्स होते हैं वो x इज इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए प्लस माइनस 1/2a अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये इसके रूट्स होते हैं x के। तो इसी को देखते हुए हम यहाँ रूट्स निकालेंगे और रूट्स में हम यहाँ ओमेगा पावर 4 है तो ओमेगा स्क्वायर में ये क्वाड्रेटिक है, तो जो रूट्स निकलेंगे वो ओमेगा स्क्वायर के निकलेंगे, रूट्स ओमेगा स्क्वायर के निकलेंगे। तो ओमेगा स्क्वायर के रूट्स क्या होंगे, इसी पैटर्न पे लिखेंगे, b बाई टू है तो b पोर्शन क्या है, ये b पोर्शन है और चूंकि यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा, तो 2c m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई m1 m2 आएगा। फिर इसको m1 m2 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 अपॉन m1 प्लस 1 अपॉन m2 जैसा बन जाएगा। तो इसलिए ये पहला टर्म हो गया, देन प्लस माइनस 1/2a, तो 1/2a का मतलब हो गया 1 अपॉन 2 m1 m2, 1 अपॉन 2 m1 m2 हो गया यहाँ पे, और अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसको आप करके देख लीजिएगा, इसमें इसी तरह के इक्वेशन आएंगे, बी स्क्वायर, ये वाला फैक्टर है बी स्क्वायर और फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो दिस इंटू दिस हो जाएगा। फिर इसमें एक मैनिपुलेशन ये भी किया गया है कि जैसे ये 1 माइनस कॉस के ए है, तो कॉस के ए को अगर हम, जैसे कॉस 2 थीटा होता है तो कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो वो मैनिपुलेशन अगर हम यहाँ पे करें तो ये 1 1 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे केवल बच जाएगा 2 साइन स्क्वायर के ए बाई 2, तो वो 2 और ये 2 मिल करके 4 हो जाएंगे, तो 4 साइन स्क्वायर के ए बाई 2। तो इसी के आधार पे आप इसको करेंगे तो आपको ये फैक्टर यहाँ पे मिल जाएगा, और ये 1 माइनस कॉस के ए को साइन के टर्म में चेंज करके, तो इस तरह का ये सोल्यूशन आएगा ओमेगा स्क्वायर का। तो ओमेगा स्क्वायर और यहाँ पे प्लस माइनस है, तो इसका मतलब कि दो तरह के रूट आएंगे, एक तो ओमेगा स्क्वायर प्लस आएगा, दूसरा ओमेगा स्क्वायर माइनस आएगा। ओमेगा स्क्वायर प्लस जब हम करेंगे तो यहाँ पे प्लस साइन रखेंगे और जब माइनस लिखेंगे तो ओमेगा स्क्वायर माइनस से एक दूसरी तरह की इक्वेशन आएगी। तो ये जो मास्टर इक्वेशन है, ये मास्टर इक्वेशन है जिसको हम डिस्पर्शन रिलेशन कहते हैं। डिस्पर्शन रिलेशन क्या होता है, डिस्पर्शन रिलेशन मतलब कि ओमेगा फ्रीक्वेंसी एंड के वेव वेक्टर के बीच में क्या रिलेशन है, उस रिलेशन को ही हम डिस्पर्शन रिलेशन कहते हैं। और अगर हम कर्व प्लॉट करें जिसमें y एक्सिस पे ओमेगा हो और x एक्सिस पे k हो, तो उसको हम डिस्पर्सन कर्व कहते हैं। तो डायटोमिक लैटिस के लिए यहाँ पे ये डिस्पर्शन रिलेशन है। अब यहाँ पे देखिए दो तरह के रूट्स आएंगे, मतलब एक ओमेगा स्क्वायर प्लस आएगा, दूसरा ओमेगा स्क्वायर माइनस आएगा। तो इसलिए डायटोमिक में और मोनोएटॉमिक में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ऐसे मोनोएटॉमिक लैटिस में हमें एक ही तरह का कर्व मिलता है, और यहाँ पे हमें दो तरह के कर्व मिलेंगे। एक बार जब हम ओमेगा स्क्वायर प्लस लेंगे तो हमें एक तरह का कर्व मिलेगा, और जब ओमेगा स्क्वायर माइनस लेंगे, माइनस प्लस का मतलब कि इस साइन को प्लस रखना है और इस साइन को माइनस रखना है। जब हम कह रहे हैं ओमेगा स्क्वायर प्लस तो मतलब इसे प्लस रखना है, और जब कहेंगे ओमेगा स्क्वायर माइनस तो इसका मतलब यहाँ पे माइनस लेना है। तो दो डिफरेंट रूट्स आएंगे, तो दो डिफरेंट कर्व्स आते हैं। एक को हम यहाँ पे कहते हैं ऑप्टिकल कर्व और दूसरे या ऑप्टिकल मोड, और दूसरे को कहते हैं एकॉस्टिकल मोड। तो अब चूंकि ओमेगा एक फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा फ्रीक्वेंसी है तो ओमेगा को पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसलिए ओमेगा स्क्वायर के लिए हमें ओमेगा प्लस एंड ओमेगा माइनस जो दो रूट आएंगे, उसको अगर हम देखें तो यहाँ पे थोड़ा कर्व पहले मैं बता देती हूँ, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि उस कर्व की वैल्यू कैसे आती है। जैसे मोनोएटॉमिक लैटिस में आपको ध्यान होगा कि केवल ये लोअर वाला ही पार्ट आता है, इस तरह का इसी तरह का मोनोएटॉमिक में भी आता है, बिल्कुल सिमिलर टाइप का आता है कि जीरो पे जीरो हो जाता है फ्रीक्वेंसी। अगर k इज इक्वल टू जीरो है तो फ्रीक्वेंसी जीरो होगी, और जब k इज इक्वल टू पाई बाई a पे जाते हैं तो वो मैक्सिमम वैल्यू अचीव करता है, और उसके बाद फिर वो इस तरह से जाएगा, और इधर भी वो इस तरह से जाएगा। तो इस तरह का केवल ये वाला पोर्शन हमें मोनोएटॉमिक लैटिस में मिलता है। लेकिन जब हम डायटोमिक लैटिस में देखेंगे तो हमें क्योंकि दो वैल्यूज हैं ओमेगा प्लस एंड ओमेगा माइनस, तो k इज इक्वल टू जीरो पे ही हमें दो वैल्यू मिलेगी। एक तो ओमेगा माइनस के लिए जीरो हो गया, पर ओमेगा प्लस के लिए ये वाली वैल्यू है।
और उसी तरह से जब हम एट द बाउंड्री ऑफ द फर्स्ट ब्रिलियंट जोन देखेंगे k इज इक्वल टू प्लस माइनस पाई बाई ए पे, तो एक वैल्यू हमें ये मिलती है और दूसरी वैल्यू हमें ये मिलती है, यहाँ भी हमें दो वैल्यू मिलती है। तो ये जो लोअर ब्रांच है, लोअर ब्रांच, इसको एकॉस्टिकल मोड कहते हैं, और ये जो अपर ब्रांच है इसको ऑप्टिकल मोड कहते हैं। एकॉस्टिकल एंड ऑप्टिकल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो फ्रिक्वेंसी रेंज होता है वो साउंड की फ्रिक्वेंसी के बराबर होता है, तो इसलिए उसको एकॉस्टिकल ब्रांच कहते हैं। और यहाँ पे जो फ्रिक्वेंसी होती है वो इंफ्रारेड के रीजन की, ऑप्टिकल रीजन की होती है, नियर ऑप्टिकल रीजन, इसलिए उसको ऑप्टिकल मोड कहते हैं। तो एकॉस्टिकल मोड एंड ऑप्टिकल मोड। अब इसको थोड़ा और हम देखते हैं कि ये दो ब्रांचेस हो गई, इसको हम दो ब्रांच या दो मोड कह सकते हैं। तो जो ओमेगा माइनस के करस्पॉन्डिंग है वो एकॉस्टिकल है, और जो ओमेगा प्लस के करस्पॉन्डिंग है, ओमेगा प्लस के करस्पॉन्डिंग वो ऑप्टिकल है। और हम लोगों ने शुरू से ही माना हुआ है कि m1 इज ग्रेटर देन m2, तो यहाँ पे जो वैल्यू है m2 चूंकि छोटा है तो ये वैल्यू ज्यादा होगी नेचुरली, ये ऑप्टिकल के लिए है, और ये m1 बड़ा है तो ओमेगा माइनस की वैल्यू कम होगी, तो ये एकॉस्टिकल के लिए हो। अब हम एक एक ब्रांच को देखेंगे कि कैसे वो वैल्यू आती है, और फिर अगेन हम इसको दो रीजन में देखेंगे। एक तो नियर द ओरिजिन मींस नियर व्हेन के वैल्यू ऑफ के इज स्मॉल, और दूसरा के इज स्मॉल मतलब कि लॉन्ग वेवलेंथ लिमिट, और दूसरा देखेंगे एट द बाउंड्री ऑफ द फर्स्ट ब्रिलियंट जोन। तो इसको अगर हम k इज इक्वल टू 0 के पास देखें, फॉर स्मॉल k m1 इज ग्रेटर देन m2, तो ये जो वैल्यूज है आप थोड़ा सा याद कीजिए। ओमेगा स्क्वायर की जो अभी हमने पिछले उसमें जो डिस्पर्शन रिलेशन लिखा था, उसमें लास्ट में 4 साइन स्क्वायर के ए करके टर्म था, तो वो टर्म जीरो हो जाएगा। अगर हम के को जीरो रखेंगे तो साइन स्क्वायर की के की वैल्यू फॉर स्मॉल के लिए साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा। तो पहले हम साइन के ए को के ए की तरह लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर के ए है तो उसे के ए बाई 2 है, तो उसे हम के स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 4 की तरह लिखेंगे, और फिर उसमें अगर हम के की वैल्यू जीरो रखें तो वो वाला टर्म जीरो हो जाएगा। और फिर जो फर्स्ट ब्रैकेट है और जो दूसरा ब्रैकेट है दोनों मिलके 2c 1 अपॉन m1 प्लस 1 अपॉन m2 आएगा। तो ये ओमेगा स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू है, ये हाईएस्ट वैल्यू है ओमेगा स्क्वायर प्लस की। ये जब ओमेगा लेंगे तो इसको अंडर रूट कर देंगे, तो ये जो वैल्यू आ रही है 2c 1 अपॉन m1 प्लस 1 अपॉन m2 होल टू द पावर हाफ, ये मैक्सिमम वैल्यू है जब k इज इक्वल टू 0 है। k इज इक्वल टू 0 पे वो वैल्यू मैक्सिमम रहेगी। अब जब हम माइनस में जाएंगे, लो फ्रीक्वेंसी रीजन में जाएंगे, तो थोड़ा सा वहां पे मैनिपुलेशन करेंगे, और जिससे ये डिस्पर्शन रिलेशन आएगा। यहाँ पे k को अगर जीरो रख देंगे तो k इज इक्वल टू जीरो रखने पे ओमेगा की वैल्यू जीरो होगी, तो वो वैल्यू यहाँ पे जीरो है। और फॉर द स्मॉल वैल्यू ऑफ k आप देख सकते हैं कि ओमेगा स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू k स्क्वायर और ओमेगा इज प्रोपोर्शनल टू k, तो वो लीनियर सा होता है अराउंड द ओरिजिन और नियर द ओरिजिन। ये जो कर्व होता है वो लीनियर कर्व होता है, लेकिन पर जैसे जैसे हम k को बढ़ाते जाते हैं एंड टुवर्ड्स द ब्रिलियंट जोन, बाउंड्री ऑफ द फर्स्ट ब्रिलियंट जोन जाते हैं, वैसे वैसे वो सर्कुलर होता जाता है, साइन के टर्म में आता जाता है। तो ये रिलेशन कैसे आया इसको भी अभी हम नेक्स्ट में डिराइव करेंगे। ये आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हम k इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो k इज इक्वल टू 0 रखने पे ये सीधे सीधे आ जाएगा ये वैल्यू जो पिछला डिस्पर्शन रिलेशन था वहां से, और यहाँ पे k इज इक्वल टू 0। लेकिन इसमें अगर हम ये रिलेशन निकालने के लिए इसमें k इज इक्वल टू 0 पे तो 0 आ ही जाएगा, लेकिन फॉर द स्मॉल वैल्यू ऑफ k क्या होगा उसके लिए हमने ये रिलेशन मतलब कि k को 0 ना रख करके स्मॉल वैल्यू ऑफ k को यहाँ पे रखा गया है, ताकि ओमेगा और k के बीच में लीनियर रिलेशन को शो किया जा सके। तो ये हमारा ओरिजिनली डिस्पर्शन रिलेशन था जो हम लोगों ने पिछले स्लाइड में लिखा था। ये डिस्पर्शन रिलेशन है, और जब हम ओमेगा स्क्वायर प्लस कहते हैं तो मतलब यहाँ प्लस साइन रखते हैं, जब ओमेगा स्क्वायर माइनस कहते हैं तो यहाँ पे माइनस साइन रखते हैं। तो फॉर स्मॉल के, अगर इस के की वैल्यू स्मॉल है तो इसको कैसे मैनिपुलेट करेंगे वो यहाँ पे थोड़ा दिखाया हुआ है। तो ओमेगा स्क्वायर माइनस, तो ये पहला वाला टर्म एज इट इज रहेगा, फिर यहाँ पे माइनस रहेगा, इस जगह पे माइनस रहेगा। तो ये जो पूरा फैक्टर है c 1 अपॉन m1 प्लस 1 अपॉन m2, इस पूरे को अगर हम कॉमन ले लें तो इस जगह पे 1 बच जाएगा, और c को भी कॉमन ले लें 1 और माइनस ये वाला माइनस, और फिर इसमें से हमने ये कॉमन ले लिया और ये टू द पावर हाफ है तो यहाँ पे भी 1 बच जाएगा, तो 1 ये माइनस, और फिर अगर हमने कॉमन ले लिया है तो क्योंकि यहाँ पे तो ऑलरेडी ये वाला फैक्टर है नहीं,
तो इस फैक्टर से हमें यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब कि ये फैक्टर कैसा है, ये फैक्टर ऐसा है कि m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई m1 m2 होल स्क्वायर। तो इसको उलट देंगे, यहाँ पे उलट देंगे तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, m1 m2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 होल स्क्वायर। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। तो यहाँ पे m1 m2 होल स्क्वायर है, तो और यहाँ ऑलरेडी m1 m2 है, तो एक कैंसिल हो जाएगा और न्यूमरेटर में केवल m1 m2 बच जाएगा, डिनोमिनेटर में m1 m2 होल स्क्वायर रहेगा। और यहाँ पे ये भी किया गया है कि चूंकि साइन थीटा फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, तो इसको उस तरह से भी चेंज किया गया है। तो ये के ए बाई टू है, तो ये जब हम इसको थीटा के टर्म में लिखेंगे तो ये के स्क्वायर ए स्क्वायर बाई फोर आएगा, के स्क्वायर ए स्क्वायर बाई फोर, और ये फोर एज इट इज रहेगा। m1 m2 मैंने आपको बता दिया कि एक इससे यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में केवल वन m1 m2 बच जाएगा और डिनोमिनेटर में m1 m2 होल स्क्वायर रहेगा। अब ये कुछ ऐसा टर्म है जैसे 1 माइनस एक्स टू द पावर हाफ, जैसे एक्सपोनेंट, मतलब जब एक्सपेंड करते हैं, अगर x की वैल्यू इसमें स्मॉल है 1 माइनस एक्स टू द पावर हाफ, अगर इसको हम एक्सपेंड करें तो ढेर सारे उसमें टर्म आते हैं। और चूंकि x की वैल्यू, ये a की वैल्यू स्मॉल है, तो इसलिए हम इसमें केवल अगर पहला टर्म रखें तो हम इसको क्या लिखेंगे, 1 माइनस हाफ इंटू ऑल दीज टर्म्स, और उसके आगे फिर और भी बहुत सारे टर्म आएंगे जिसमें कि फिर x की जगह एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स क्यूब आएगा, पर उनको हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं क्योंकि x की वैल्यू स्मॉल है। तो केवल हमने यहाँ पे 1 माइनस हाफ इंटू ये सारा कुछ, तो जब हम इसे करेंगे तो देखिए 4 4 ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बचेगा के स्क्वायर ए स्क्वायर बाई टू, क्योंकि हमने हाफ फैक्टर लिया है तो बाई टू, m1 m2 रह जाएगा, m1 प्लस m2 होल स्क्वायर रह जाएगा, और ये 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा, तो ये सारे टर्म आ जाएंगे ओमेगा स्क्वायर से। अब फिर इसको इसको भी अगर हम इसी टर्म में लिखें तो ये लिखेंगे m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई m1 m2, तो m1 प्लस m2 एक से कैंसिल हो जाएगा और जो m1 m2 है वो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा यहाँ पे के स्क्वायर ए स्क्वायर बाई टू, और c भी रहेगा, m1 m2 एक कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे केवल m1 प्लस m2 आएगा, और ये m1 m2 इस वाले m1 m2 से कैंसिल हो जाएगा, तो वो ओमेगा स्क्वायर माइनस की वैल्यू होगी। और जब हम अंडर रूट करेंगे तो उसमें ओमेगा माइनस में के स्क्वायर ए स्क्वायर से केवल के ए बचेगा, और बाकी जो फैक्टर है c बाई टू एंड डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, उस टू द पावर ये हाफ हो जाएगा क्योंकि हमने अंडर रूट किया हुआ है। तो ये जो ओमेगा माइनस ये आ रहा है, ये रिलेशन किसके लिए है, ये एकॉस्टिकल ब्रांच के लिए है। एकॉस्टिकल ब्रांच के लिए इसलिए है क्योंकि एकॉस्टिकल ब्रांच इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है वो साउंड फ्रीक्वेंसी से मैच करती है, उसी वैल्यू की होती है, इसलिए इसको एकॉस्टिकल ब्रांच कहा गया है। और यहाँ पे अगर हम k इज इक्वल टू जीरो रख दें तो ओमेगा की वैल्यू जीरो हो जाएगी, जैसा कि पिछले वाले डिस्पर्शन कर्व में दिखाया गया था कि अगर k की वैल्यू जीरो है तो वो ओमेगा की वैल्यू भी जीरो होगी। इसे जो कर्व है वो जीरो से स्टार्ट होता है, एंड नियर द ओरिजिन ओमेगा इज प्रोपोर्शनल टू k, तो वो नियर द ओरिजिन लीनियर होता है। और k इज इक्वल टू जीरो के लिए इसी इक्वेशन से हम पहले भी हमने बता दिया आपको, लेकिन फिर भी इसी इक्वेशन से देखिए, अगर स्मॉल वैल्यू ऑफ k है तो स्मॉल वैल्यू ऑफ k के लिए क्या होगा, k को हम यहाँ पे जीरो रख दें, अगर k को जीरो रख देंगे तो साइन स्क्वायर जीरो, मतलब साइन जीरो तो जीरो ही होता है, तो ये वाला पोर्शन पूरा जीरो हो जाएगा, और ये पोर्शन स्क्वायर है, यहाँ हाफ है, तो वो कैंसिल होके केवल इतना ही ब्रैकेट में बचेगा c के साथ में, तो मतलब ये वाला टर्म और ये वाला टर्म बराबर हो गया, तो ये सिंपली 2c 1 अपॉन m1 प्लस 1 अपॉन m2 हो जाएगा। तो k इज इक्वल टू जीरो पे हमें ओमेगा की मैक्सिमम वैल्यू मिलती है, अगर इसका अंडर रूट ले ले तो ये वैल्यू मिलेगी, जिसको हम ऑप्टिकल ब्रांच कहते हैं। तो हमने अभी तक जो डिस्कशन किया डिस्पर्शन रिलेशन, ये जो हमारा डिस्पर्शन रिलेशन है, मतलब ये मास्टर इक्वेशन है, डिस्पर्शन रिलेशन है, इसको हम लोग ने स्मॉल के रीजन में कंसिडर किया, और कंसिडर करने पे हमें पता चला कि जब k इज इक्वल टू जीरो होगा तो एकॉस्टिकल ब्रांच में ओमेगा भी जीरो हो जाएगा, और फिर ऑप्टिकल ब्रांच में उसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी जो ये होगी, और ये वैल्यू ही पिछले डिस्पर्सन कर्व में शो की गई। हम क्या देखते हैं कि जो एकॉस्टिकल ब्रांच है वो सिमिलर टू द मोनो एटॉमिक लैटिस है, मोनो एटॉमिक लैटिस जैसी होती है, और
जो ऑप्टिकल ब्रांच है वो एक अलग से ब्रांच आती है। अब हमने k इज इक्वल टू 0 पे डिस्कस कर लिया। अब हमें डिस्कस करना है एट दी बाउंड्री ऑफ द फर्स्ट ब्रिलियंट जून, मतलब कि k इज इक्वल टू प्लस माइनस पाई बाई a। तो आपको ध्यान होगा कि मैंने जो बिल्कुल शुरू में फिगर रखा था डायटोमिक चेन का, उसमें हमने m1 m1 के बीच में डिस्टेंस a माना था। किसी बुक में आप देखेंगे कि m1 m2 के बीच में डिस्टेंस a माना गया है। अगर उस बुक में अगर m1 m2 के बीच में डिस्टेंस a माना जाएगा तो यहाँ पे पाई बाई 2a आएगा, क्योंकि तब m1 m1 के बीच में 2a डिस्टेंस हो जाएगा। अगर आप थोड़ा सा रिकॉल कीजिए, जो पहला फिगर था डायटोमिक लैटिस चेन का, उसमें मैंने m1 और m1 के बीच में a लिया था, उसी तरह से m2 m2 के बीच में भी a है। तो हमारा जो ब्रिलियंट जोन है वो माइनस पाई बाई a टू प्लस पाई बाई a है। किसी बुक में आप देखेंगे कि m1 और m2 के बीच में डिस्टेंस को a माना गया है, तो m1 m1 के बीच में वो डिस्टेंस 2a हो जाएगा। तो ऐसी जगह पे ये माइनस पाई बाई 2a 2 प्लस पाई बाई 2a होगा। तो जैसा फिगर आप ड्रॉ करेंगे कि उसी के अकॉर्डिंगली आपको अपने इक्वेशंस को डिस्कस करने हैं। तो अब हमारी जो लिमिट है यहाँ पे माइनस पाई बाई ए टू प्लस पाई बाई ए है, तो k की जगह पे हमें ये वैल्यूज रखनी है। तो इन वैल्यूज को रख लीजिए। जैसे साइन k की जगह अगर हम पाई बाई ए रखते हैं तो पाई बाई ए रखने पे क्या होगा, पाई बाई ए रखेंगे तो ये पाई बाई 2 आएगा, ए कैंसिल हो जाएगा, ये पाई बाई 2 आएगा। पाई बाई 2 का मतलब हो गया साइन स्क्वायर पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 मतलब 1, साइन पाई बाई 2 का मतलब 1, और चूंकि ये स्क्वायर है तो अगर माइनस भी रखेंगे तो वो प्लस 1 आ जाएगा, माइनस 1 का प्लस 1, मतलब ये वाला फैक्टर यहाँ पे 1 आएगा। साइन स्क्वायर के ए बाई 2 वाला जो फैक्टर है ये 1 आएगा जब हम के की वैल्यू प्लस पाई बाई ए माइनस पाई बाई ए रखेंगे। तो ये 1 हो गया, तो यहाँ क्या बचा, माइनस 4 अपॉन m1 m2 बचेगा। ये माइनस 4 अपॉन m1 m2 को जब हम इसके साथ में देखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन m1 माइनस 1 अपॉन m2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ इसको जब हम ओपन करेंगे तो एक टर्म आएगा 1 अपॉन m1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन m2 स्क्वायर, और दूसरा टर्म आएगा प्लस 2 m1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई m1 m2, और यहाँ क्या है माइनस 4 डिवाइडेड बाई m1 m2। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, ये माइनस 2 अपॉन m1 m2 बचेगा, और उसको जब पुराने टर्म के साथ एक साथ कर देंगे तो हमें यहाँ पे टर्म मिल जाएगा 1 अपॉन m1 माइनस 1 अपॉन m2 होल स्क्वायर एंड टू द पावर हाफ। तो स्क्वायर एंड हाफ कैंसिल होके 1 अपॉन m1 माइनस 1 अपॉन m2 जैसा टर्म मिलेगा, और यहाँ पे क्या है 1 अपॉन m1 प्लस 1 अपॉन m2 है। तो एक बार हम प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे। जब हम प्लस लेंगे तो दोनों जुड़ जाएंगे, जब दोनों जुड़ जाएंगे तो एक टर्म जो हमें मिलेगा वो 2c बाई m2 का मिलेगा, जो दूसरा टर्म है वो माइनस होकर 2c बाई m1 का मिलेगा। तो इसमें देखिए जो m2 क्योंकि कम है, हमने पहले से माना है कि m2 इज लाइटर, तो ये वाला फैक्टर ज्यादा आएगा और ये वाला फैक्टर कम आएगा। तो ये वाला जो फैक्टर है वो ऑप्टिकल ब्रांच के लिए हुआ, और जो ये वाला फैक्टर है वो एकॉस्टिकल ब्रांच के लिए हुआ। जब माइनस रखेंगे तो ये फैक्टर आएगा, ये एकॉस्टिकल ब्रांच को रिप्रेजेंट करेगा, और ये वाला फैक्टर ऑप्टिकल ब्रांच को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरह से हमें पूरा डिस्पर्सन कर्व मिल जाता है। अब दोनों डिस्पर्सन कर्व के बीच में देखिए गैप भी है। अगर पिछली पिक्चर को रिकॉल करें तो ऑप्टिकल ब्रांच ऊपर रहता है, और फिर एकॉस्टिकल ब्रांच ऐसे नीचे रहता है, और ऑप्टिकल ब्रांच ऐसे ऊपर रहता है। तो फर्स्ट ब्रिलियंट जोन पे जो है उसमें गैप है, ओमेगा प्लस और ओमेगा माइनस के बीच में गैप होता है। इसका मतलब कि बीच में एक फॉरबिडन एनर्जी बैंड है, तो उस रीजन में कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, मतलब उस रेंज में जो भी फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी ट्रैवल नहीं करेंगी, या तो लोअर फ्रीक्वेंसी ट्रैवल करेंगी या तो अपर फ्रीक्वेंसी ट्रैवल करेंगी। जो बीच के रीजन की है वो ट्रैवल नहीं करेंगी, क्योंकि वहां पे फॉरबिडन एनर्जी बैंड है। तो ओमेगा प्लस एंड ओमेगा माइनस, तो इस तरह से हम लोगों ने पूरे डिस्पर्सन कर्व को डिस्कस कर लिया। मतलब हमने चार चीजें डिस्कस की। एक तो हमने ऑप्टिकल ब्रांच डिस्कस किया, ऑप्टिकल ब्रांच में भी k इज इक्वल टू 0 एंड k इज इक्वल टू प्लस माइनस पाई बाई ए, और उसी तरह से हमने एकॉस्टिकल ब्रांच में भी k इज इक्वल टू 0 और नियर द ओरिजिन एंड k इज इक्वल टू प्लस माइनस पाई बाई ए। तो इस तरह से हमने चार चीजें यहाँ पे डिस्कस कर ली। अब जो फॉरबिडन एनर्जी बैंड है
वो कितने उसकी विड्थ क्या होगी वो डिपेंड करेगा दोनों मास पे, क्योंकि एक जगह हमारा आया है 2c अपॉन m1, दूसरी जगह आया है 2c अपॉन m2। तो अगर मान लीजिए m1 और m2 दोनों बराबर हो जाए, m1 m2 दोनों बराबर हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों का मतलब एक ही पॉइंट पे आके ज्वाइन करेंगे। जैसे ऊपर से वो आएगा तो जिस पॉइंट पे आएगा वो नीचे वाला जाके भी उसी पॉइंट पे आएगा, क्योंकि 2c बाई m1 एंड 2c बाई m2 है। अगर m1 m2 एक जैसा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, तो दोनों जाके ऐसे मिल जाएंगे, मतलब ऊपर वाली ब्रांच और नीचे वाली ब्रांच जाके इस तरह से एनर्जी के इज इक्वल टू प्लस माइनस पाई बाई ए पे वो मिल जाएगी। अगर वो मिल जाएगी तो इसका मतलब कि वहां पे कोई भी एनर्जी बैंड है ही नहीं, एनर्जी बैंड एक तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि वो एक तरह का मोनो एटॉमिक लैटिस जैसा हो जाएगा, क्योंकि एक ही तरह के एटम है वहां पे, एक जैसे एटम हो जाएंगे। मतलब है तो वो डाई एटॉमिक, लेकिन वहां पे एक मोनो एटॉमिक तो नहीं कह सकते, क्योंकि वहां पे दो एटम है, लेकिन वो दोनों एटम बिल्कुल एक जैसे हैं, सिमिलर है। तो ऐसे में जो कोई भी वहां पे एनर्जी बैंड नहीं होगा। लेकिन अगर एनर्जी बैंड है, मतलब कि m1 और m2 में डिफरेंस है, तो वो एनर्जी बैंड वहां पे होगा। और और वो कितना होगा वो डिसाइड करेगा कि उनका एक्चुअल मास क्या है। जैसे अगर ये हम रेशियो देखें m1 बाई m2, तो m1 बाई m2 में m2 कम है और m1 ज्यादा है, क्योंकि हमने शुरू में ही माना है कि m1 इज ग्रेटर देन m2। तो अगर m2 कम है m1 ज्यादा है, तो इसका मतलब ये रेशियो हमेशा मोर देन 1 होगा, हमेशा एक से ज्यादा होगा। अगर इनके बीच का डिफरेंस बढ़ता जाए, मतलब कि m2 और कम हो जाए और m1 और ज्यादा हो जाए, तो क्या होगा, अगर आप उसको ध्यान कीजिए, जो ऑप्टिकल ब्रांच का k इज इक्वल टू प्लस माइनस पाई बाई ए पे वो वैल्यू होती है 2c बाई m2। तो अगर m2 की वैल्यू कम होगी, m2 की वैल्यू जितनी ही ज्यादा कम होगी, वो वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी, मतलब कि वो मैक्सिमम की ओर खिसकता जाएगा। जैसे ऑप्टिकल ब्रांच में एक मैक्सिमम पॉइंट है और दूसरा k इज इक्वल टू पाई बाई ए पे लोअर ब्रांच है, लेकिन अगर लोअर ब्रांच की m2 की वैल्यू कम हुई तो वो और ऊपर खिसकेगा, और वो और ऊपर जाकर के वो बिल्कुल मैक्सिमम के क्लोज हो जाएगा। तो अगर मैक्सिमम और मतलब कि k इज इक्वल टू 0 पे जो मैक्सिमम है और पाई बाई ए पे जो मिनिमम है, उन दोनों के बीच का गैप कम हो जाएगा, तो जो ऑप्टिकल ब्रांच है वो नैरो हो जाएगी। तो इस तरह से m1 और m2 की क्या वैल्यूज है, मतलब दोनों मास में कितना डिफरेंस है, उस पर डिपेंड करेगा कि एनर्जी बैंड कितना चौड़ा होगा, उसकी बैंड विड्थ क्या होगी, या जो ऑप्टिकल बैंड है वो उसकी बैंडविड्थ क्या होगी, या एकॉस्टिकल बैंड की भी ब्रांच की भी बैंडविड्थ क्या होगी, वो डिपेंड करेगा m1 और m2 के बीच का क्या रेशियो है। तो ये हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया था। इसमें फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं एकॉस्टिकल ब्रांच के लिए। जैसे ओमेगा माइनस है तो ओमेगा माइनस की ये वैल्यू आई थी, और ओमेगा मैक्सिमम मतलब k इज इक्वल टू 0 पे तो 0 हो जाएगा, लेकिन पाई बाई 2 पे वो मैक्सिमम होगा जो 2c बाई m1 टू द पावर हाफ होता है। तो k इज इक्वल टू 0 पे फेज वेलोसिटी क्या होगा, अगर k इज इक्वल टू 0 नियर टू ओरिजिन ले तो फेज वेलोसिटी ओमेगा बाई k होता है। तो ओमेगा बाई k मतलब कि ये a इंटू ये पूरा फैक्टर आ जाएगा जो कि वेलोसिटी के बराबर है। और अगर ग्रुप वेलोसिटी निकालें इससे डी ओमेगा बाई डी के, तो भी वो वही चीज आएगी, यही चीज आएगी। तो मतलब ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी बराबर है नियर द k इज इक्वल टू 0, मतलब कि इन द लॉन्ग वेव लिमिट। तो ये हम लोगों ने मोनोएटॉमिक लैटिस में भी देखा था कि जो लॉन्ग वेवलेंथ लिमिट होती है, इसका मतलब कि जो वेव है वो क्रिस्टल के डिस्क्रीटनेस को नहीं देख सकती, क्योंकि वेवलेंथ बहुत लंबी है, तो इसलिए क्रिस्टल का जो डिस्क्रीट नेचर है वो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाती या उसके प्रति सेंसिटिव नहीं होती है। तो ऐसे में फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी बराबर ही होती है। अब हम देखेंगे कि चूंकि यहाँ पे दो तरह के एटम्स है, एक M1 है दूसरा M2 है। M1 बिगर एटम है, M2 स्मॉलर एटम है। तो दोनों एटम वाइब्रेट कर रहे हैं, तो वो किस तरह से वाइब्रेट कर रहे हैं, मतलब आउट ऑफ द फेज है या इन द सेम फेज वाइब्रेट कर रहे हैं। k इज इक्वल टू 0 पे कैसा वाइब्रेशन है, k इज इक्वल टू प्लस माइनस पाई बाई ए पे क्या कैसा वाइब्रेशन है। और ये दोनों स्थितियां हमें देखनी है एकॉस्टिकल ब्रांच में भी और ऑप्टिकल ब्रांच में भी। तो अभी सबसे पहले हम एकॉस्टिकल ब्रांच को डिस्कस करते हैं, पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट इन द एकॉस्टिकल ब्रांच। तो यहाँ पे मैंने वही जो पुराने दो इक्वेशन थे, इक्वेशन नंबर 7 और 8 लिखा हुआ है। इन इक्वेशन से ही हम निकालेंगे कि k इज इक्वल टू 0 पे u बाई v की क्या वैल्यू आएगी।
तो अगर इक्वेशन 7 से हम निकालें कि k इज इक्वल टू 0 पे u और बाई v की वैल्यू क्या आएगी, तो u बाई v की वैल्यू यहीं से पहले लिख लेते हैं। तो इस इक्वेशन से u बाई v की वैल्यू निकालें तो ये वैल्यू आएगी। और अगर k इज इक्वल टू 0 है तो k इज इक्वल टू 0 पे ओमेगा स्क्वायर 0 होगा, क्योंकि हमें कॉस्टिकल ब्रांच डिस्कस कर रहे हैं तो ओमेगा स्क्वायर 0 होगा, तो ये केवल 2c बचेगा। और k इज इक्वल टू 0 पे ये e टू द पावर 0 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो यहाँ भी 2c हो जाएगा, तो 2c बाई 2c मतलब कि 1। तो u बाई v इज इक्वल टू 1। u बाई v इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या हुआ कि बोथ द पार्टिकल्स आर इन सेम फेज एंड विद द सेम एम्पलीट्यूड, क्योंकि u और v क्या डिनोट करते हैं, वो एम्पलीट्यूड को डिनोट करते हैं। तो उनका रेशियो अगर 1 है तो मतलब कि वो सेम एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट कर रहे हैं और सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं। फिर इक्वेशन नंबर 8 से हम कंडीशन निकालेंगे एट k इज इक्वल टू पाई बाई a। तो यहाँ पे हम पहले v बाई u निकाल लें, तो v बाई u निकालेंगे तो ये सब कुछ आएगा, ये फैक्टर आएगा। अब यहाँ पे हम k की जगह पे पाई बाई a रखेंगे, और k इज इक्वल टू 0 भी रखना है, सॉरी k इज इक्वल टू पाई बाई a रखना है। और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पाई बाई a पे क्या थी कॉस्टिकल ब्रांच में, वो थी अंडर रूट 2c बाई m1 थी। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 2c बाई m1 थी, तो यहाँ से 2c बाई m1 थी कि 2c बाई m2 लोअर, 2c बाई m1 थी। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 2c बाई m1 थी, तो वो चीज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। और यहाँ पे e टू द पावर i k a, i k की जगह पे जब पाई बाई a रखेंगे तो e टू द पावर i पाई a आएगा, e टू द पावर i पाई आएगा। e टू द पावर i पाई की वैल्यू -1 होती है, तो ये 1 प्लस -1 मतलब कि 0 हो जाएगा। तो और यहाँ पे जो भी चीज आएगी, लेकिन ये 0 हो जाएगा तो v बाई यू 0 आ जाएगा। तो v बाई यू 0 होने का v बाई यू 0 होने का मतलब ये हो गया कि v इज इक्वल टू 0। v बाई यू इज इक्वल टू 0, इसका मतलब कि v इज, हम ऐसे कोई इक्वेशन नहीं लेते हैं मैथमेटिक्स में जिसमें कि नीचे 0 आ जाए, या 0 बाई 0 जैसी कंडीशन जब आ जाती है तो वो उस तरह के इक्वेशन को नहीं लेते हैं। इसलिए यहाँ पे इक्वेशन नंबर 8 में सब्स्टिट्यूशन किया गया है। अगर इक्वेशन नंबर 7 में सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो ये 0 बाई 0 जैसी कंडीशन आ जाएगी, तो इसलिए 0 बाई 0 वाले इक्वेशन को नहीं कंसिडर करेंगे, इसलिए इक्वेशन नंबर 8 को यहाँ पे लिया गया है। तो ये फैक्टर तो नॉन जीरो होगा और पर ये वाला फैक्टर 0 हो जाएगा, इसलिए v बाई यू की वैल्यू 0 आएगी। तो v बाई यू की वैल्यू 0 आने का मतलब कि v इज इक्वल टू 0। तो v इज इक्वल टू 0 मतलब कि जो लाइटर पार्टिकल है उसका एम्पलीट्यूड 0 है और वो एट द रेस्ट है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, इस डिस्कशन से हमें ये पता चला कि इन कॉस्टिकल ब्रांच at k is equal to 0 both the particles will vibrate in the same phase with the same amplitude। जो दोनों तरह के पार्टिकल हैं, मतलब कि हैवी पार्टिकल एंड लाइटर पार्टिकल, दोनों सेम एम्पलीट्यूड से मूव वाइब्रेट करेंगे और सेम डायरेक्शन में करेंगे। लेकिन जोन बाउंड्री पे जो लाइटर पार्टिकल है वो एट द रेस्ट होगा और केवल जो हैवियर पार्टिकल है वो केवल मूव करेगा। तो ये यहाँ से हमें रिजल्ट निकलता है इस डिस्कशन से। अब सिमिलर डिस्कशन हमें करना है इन द ऑप्टिकल ब्रांच। तो ऑप्टिकल ब्रांच के लिए भी हमने फिर दोनों इक्वेशन लिख दी, इक्वेशन नंबर 7 एंड इक्वेशन नंबर 8। तो इक्वेशन नंबर 7 में ये वैल्यूज थी ओमेगा प्लस की मैक्सिमम की, जो k इज इक्वल टू 0 पे आएगा, और ओमेगा प्लस मिनिमम वैल्यू जो k इज इक्वल टू पाई बाई a पे आएगा। अब ये जो मिनिमम वैल्यू है 2c अपॉन m2, इसको अगर हम इक्वेशन नंबर 8 पे रखेंगे तो यहाँ से देखिए u बाई v की वैल्यू क्या आएगी। u बाई v की वैल्यू यहाँ से जब हम रखेंगे ओमेगा स्क्वायर की जगह पे ये रखना है हमें, k इज इक्वल टू 0 में ओमेगा मिनिमम हमें रखना है। इक्वेशन 8 में ओमेगा मिनिमम का मतलब होगा कि ये वाली वैल्यू k इज इक्वल टू पाई बाई a पे हम देख रहे हैं, ओमेगा मिनिमम का मतलब कि k इज इक्वल टू पाई बाई a पे। तो ये जब हम यहाँ पे रखेंगे तो ये कट जाएगा और 2c माइनस 2c 0 हो जाएगा, तो सिंपली u इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। u इज इक्वल टू 0 का मतलब ये हो गया कि एट जोन बाउंड्री k इज इक्वल टू पाई बाई a इन द ऑप्टिकल ब्रांच हैवी पार्टिकल विल बी एट द रेस्ट। तो जो अभी जब हमने कॉस्टिकल ब्रांच देखा था तो वहां पे उल्टा था,
वहां पे v इज इक्वल टू 0 आया था, मतलब कि जो लाइटर पार्टिकल है वो रेस्ट में रहेगा और जो हैवी पार्टिकल है वो वाइब्रेट करेगा। पर ऑप्टिकल ब्रांच में उल्टा है, ऑप्टिकल ब्रांच में क्या होगा कि ऑप्टिकल ब्रांच में हैवी पार्टिकल वाइब्रेट रेस्ट में रहेगा और जो लाइटर पार्टिकल है वो वाइब्रेट करेगा एट द जोन बाउंड्री। और जब k इज इक्वल टू 0 रखेंगे इक्वेशन नंबर 7 में, यहाँ पे k इज इक्वल टू 0 रखना है, तो k इज इक्वल टू 0 से e टू द पावर 0 हो जाएगा, ये -2c होगा। और यहाँ पे जब हम इन सारी वैल्यूज को रखेंगे, ये वाली वैल्यू रखेंगे k इज इक्वल टू 0 पे, ओमेगा की वैल्यू ये रखेंगे, तो वहां से थोड़ा मैनिपुलेशन करके हमें ये रिजल्ट मिलेगा u बाई वी इज इक्वल टू माइनस m2 बाई m1। और पहले केस में क्या मिला था, k इज इक्वल टू 0 पे हमें मिला था u बाई वी इज इक्वल टू 1। एकॉस्टिकल में याद कीजिए तो एकॉस्टिकल में u बाई वी इज इक्वल टू 1 था। u बाई वी इज इक्वल टू 1 का मतलब ये कि जो दोनों पार्टिकल्स हैं वो सेम फेज में और सेम एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट कर रहे हैं। यहाँ पे u बाई वी इज इक्वल टू माइनस m2 बाई m1 है, इसका मतलब कि वो अपोजिट फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं और उनका जो एम्पलीट्यूड होगा वो इनके रेशियो पे डिपेंड करेगा, मतलब इनवर्स रेशियो पे, क्योंकि ये u बाई वी है और ये m2 बाई m1 है। तो जिसका मास ज्यादा होगा वो कम वाइब्रेट करेगा, जिसका मास कम होगा वो ज्यादा वाइब्रेट करेगा। और इन दोनों के बीच में अपोजिट डायरेक्शन में वो या अपोजिट फेज में वो मूव करेंगे। तो ये जो पूरा डिस्कशन था, हम लोगों ने अभी तक क्या क्या डिस्कस कर लिया हमने। दो डायटोमिक लैटिस चेन है, वन डायमेंशनल है, इसमें दो तरह के एटम्स हैं m1 और m2। m1 एटम जो है वो हैवियर है, m2 एटम छोटा एटम है, मतलब लाइटर एटम है। m1 एटम के लिए जो डिस्प्लेसमेंट है वो u है, और स्मॉलर पार्टिकल या m2 के लिए जो डिस्प्लेसमेंट है वो v है। फिर हमने इक्वेशन ऑफ मोशन लिखा, इक्वेशन ऑफ मोशन से हमने दो लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन बनाए u और v में, क्योंकि दो वेरिएबल है u और v, उनको सॉल्व करने के लिए उनके कोफिशिएंट के डिटर्मिनेंट को जीरो किया, उससे हमें मास्टर इक्वेशन मिली जिसको हमने डिस्पर्शन रिलेशन कहा। फिर उस डिस्पर्शन रिलेशन को, जो मास्टर डिस्पर्शन रिलेशन थी, उसको हमने दो ब्रांच आ गई वहां पे, एक ओमेगा स्क्वायर प्लस, दूसरी ओमेगा स्क्वायर माइनस ब्रांच आएगी। जो ओमेगा स्क्वायर प्लस ब्रांच है वो हायर फ्रिक्वेंसी है तो वो ऑप्टिकल ब्रांच है, और जो लोअर फ्रिक्वेंसी की ओमेगा स्क्वायर माइनस है वो लोअर फ्रिक्वेंसी है, मतलब कि वो एकॉस्टिकल ब्रांच है। तो दो ब्रांच हो गई, एक ऑप्टिकल ब्रांच है एक एकॉस्टिकल ब्रांच है। दोनों ब्रांच को हमने k इज इक्वल टू 0 पे और k इज इक्वल टू पाई बाई ए पे, प्लस माइनस पाई बाई ए पे उनकी क्या वैल्यू आएगी वो हम लोगों ने देखा। और फिर उसमें हम लोगों ने जब डिस्पर्शन कर्व ड्रॉ किया तो हमने ये पाया कि दोनों कर्व के बीच में एक एनर्जी गैप आता है जिसको एनर्जी बैंड कहते हैं या एनर्जी गैप कहते हैं। और वो एनर्जी गैप की विड्थ कितनी होगी, एनर्जी बैंड की विड्थ कितनी होगी, फॉरबिडन एनर्जी बैंड की विड्थ कितनी होगी, वो डिपेंड करता है कि m1 और m2 का रेशियो क्या है। अगर दोनों बराबर हो जाते हैं तो वो मिल जाएगा और गैप बिल्कुल भी नहीं रहेगा, जीरो गैप हो जाएगा। लेकिन अगर उनका रेशियो ज्यादा है तो उनके बीच में गैप रहेगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट हम लोगों ने ये देखा कि पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट कैसे होता है इन दी एकॉस्टिकल ब्रांच एट k is equal to 0 and at k is equal to plus minus pi by a, and then particle displacement कैसा होता है in the optical branch at k is equal to 0 and k is equal to plus minus pi by a। तो ये फाइनली अब हम इस डायग्राम पे पहुंच गए हैं। ये डायग्राम शो कर रहा है डिस्प्लेसमेंट को, शो कर रहा है पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट को। तो आप थोड़ा सा रिकॉल कीजिए, अभी हम लोगों ने जो पिछले स्लाइड में देखा कि एकॉस्टिकल ब्रांच में एट k इज इक्वल टू 0 u बाई v इज इक्वल टू 1 आया था। u बाई v इज इक्वल टू 1 आने का मतलब ये हुआ कि जो दोनों पार्टिकल हैं वो सेम एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट कर रहे हैं और दोनों का फेज भी सेम है। तो वो ये दो पार्टिकल को दिखाया गया है, एक क्रॉस से और दूसरा डॉट से। तो ये दो पार्टिकल हैं, एक m1 हो गया एक m2 हो गया। दोनों पार्टिकल सेम डायरेक्शन में, मतलब सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं और सेम एम्पलीट्यूड से वो वाइब्रेट कर रहे हैं। उसके बाद फिर एकॉस्टिकल ब्रांच में ही अगर हम k इज इक्वल टू पाई बाई ए देखें तो उसमें ये आया था कि v इज इक्वल टू 0। v इज इक्वल टू 0 का मतलब ये हुआ कि जो लाइटर पार्टिकल है वो रेस्ट में रहेगा। तो ये लाइटर पार्टिकल है, क्रॉस जो है वो लाइटर पार्टिकल है। तो ये देखिए लाइटर पार्टिकल सारे रेस्ट में है और जो हैवियर पार्टिकल है वो केवल मूव कर रहा है। ये हैवियर पार्टिकल मूव करेगा और लाइटर पार्टिकल रेस्ट में रहेगा। और फिर ऑप्टिकल में आ जाए तो यहाँ पे k इज इक्वल टू 0 पे कंडीशन आई थी u बाई वी इज इक्वल टू माइनस m2 बाई m1।
तो इसका मतलब कि वो उनका फेज भी अलग है और उनका जो वाइब्रेशन जो एम्पलीट्यूड है वो भी डिफरेंट है। तो अगर ये वाला इस डायरेक्शन में वाइब्रेट करेगा तो दूसरा अपोजिट डायरेक्शन में वाइब्रेट करेगा विद अ डिफरेंट एम्पलीट्यूड। तो ये k इज इक्वल टू 0 की पोजीशन हो गई। और पाई बाई a पे कंडीशन आई थी u इज इक्वल टू 0। तो u इज इक्वल टू 0 का मतलब ये हुआ कि जो हैवियर पार्टिकल है वो रेस्ट में रहेगा और जो लाइटर पार्टिकल है वो केवल मूव करेगा। तो हमने जो वहां पे अभी डिस्कस किया था वो डिस्कशन यहाँ पे फिगर के फॉर्म में दिखाया गया है। तो इस तरह से हम लोगों ने डायटोमिक लैटिस वाइब्रेशन को भी डिस्कस कर लिया। और अब जो हमारा नेक्स्ट में जो भी बचा होगा इस यूनिट में उसको हम लोग नेक्स्ट आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। मेरे ख्याल से 2 लेक्चर कम से कम और होंगे अभी इस यूनिट में, तब ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। अभी तक हम लोगों ने यूनिट 3 में 3 लेक्चर कर लिए हैं। पहला जनरल टर्मिनोलॉजी पे था, दूसरा मोनोएटॉमिक लैटिस पे था और तीसरा ये डायटोमिक लैटिस पे है। और नेक्स्ट हम फिर इसके आगे यूनिट 3 को ही कवर करेंगे। तो इसके साथ ही आज का ये लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू सो मच।